हेलो। देखिए, आज जो प्रश्न है वो इससे पहले वाली जो वीडियो में हमने प्रश्न किया उसी से ही संबंधित है, उसी से लगा हुआ प्रश्न है ये। उसमें सिर्फ ये था कि संपूर्ण धारा का मान पूछ लिया गया था, और इसमें क्या पूछा गया है कि अलग अलग प्रतिरोधों के लिए धाराएं कौन कौन सी होंगी, और फिर उसका जोड़ करके भी दिखाइए। संपूर्ण परिपथ में जो धारा है वो अलग अलग धाराओं का जोड़ ही होता है। परिपथ में ये प्रतिरोध अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसके हिसाब से धारा अलग होगी, इसके हिसाब से धारा अलग होगी, इसके हिसाब से धारा अलग होगी। परंतु जब हम जोड़ेंगे तो जो संपूर्ण परिपथ की धारा निकलती है उसी का जोड़ निकलता है। ठीक है, आइए सवाल को हम पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में ही पूछा गया है प्रश्न। देखें कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। एक सवाल तो है ये, तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया गया है। मैं इसको आंसर को अभी सही ढंग से आपको समझाता हूँ। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। एक बात तो ये है, धारा तथा परिपथ में संपूर्ण धारा का मान ज्ञात की, तो टोटल परिपथ में धारा कितनी होगी ये ज्ञात करना है हमें। और एक चीज याद करनी है कि अलग अलग प्रतिरोध के हिसाब से धाराएं कितनी कितनी होगी। ठीक है भाई, जिस तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें धारा कम बहेगी, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा ज़्यादा बहेगी। तुम खुद जानते हो कि तार की लंबाई हम बहुत बड़ी कर दें तो बिजली का मान उधर कम हो जाएगा, और तार की लंबाई हम कम कर दें तो बिजली तो अच्छी जाएगी नहीं जाएगी। तुम खुद देखो कि बैटरी है, अगर हम बैटरी से चुटकी लगाएं और बहुत दूर अपना फ़ैन चलाएं तो फ़ैन तो भाई कम चलेगा, और यदि हम छोटे से तार में फ़ैन चलाएं तो फ़ैन तो बहुत तेज़ी से। तो छोटा तार का मतलब उसका तार की लंबाई कम कर देगी, उसका प्रतिरोध घट गया। तो जहाँ प्रतिरोध घटता है इसमें धारा का मान बढ़ जाएगा, इसमें धारा का मान और घट जाएगा, इसमें धारा का मान सबसे कम आएगा। लेकिन जब जोड़ेंगे तो संपूर्ण जो धारा परिपथ में बहेगी वो उसके योग के बराबर होगी। आइए हम लाभ देख लेते हैं कि समांतर क्रम का जो संयोजन होता है, समांतर क्रम से जब प्रतिरोधों को जोड़ते हैं उनका लाभ क्या है। तो उनके लाभ हम दो पूछे गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ समझाने की कोशिश की है। ध्यान देखें, समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान होता है। देखो भाई, अगर समांतर क्रम है जुड़ा हुआ परिपथ, तो जो सिरों पर सिरे बदलने पर विभवांतर बदलता है। V का मान सिरे बदल, तो सिरा तो इसका एक ही है, इसके छोर जो है वो यही है, तो इसका विभवांतर एक समान होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। सिरे बदलने पर V का मान चेंज हो जाता है, लेकिन सिरे तो भैया यहाँ पर एक ही हैं, तो यहाँ मान बदलने वाला नहीं है। सर्किट वही है, परिपथ वही है, ये कुंजी है, ये बैटरी है, और ये इसमें धारा वह ही रही है, तो धारा हम लिख लेते हैं, ये धारा वही रही है। तो धारा का मान जो होगा वो इनका जोड़ ही होता है। दूसरा देखें, समांतर संयोजन में धारा प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ है कि यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी, ठीक है, और प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगी। प्रतिरोध घट रहा है तो धारा बढ़ रही है, प्रतिरोध बढ़ रहा है तो धारा घट रही है। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ये मैंने एक तार का उदाहरण भी आपको बता दिया है। दूसरा है कि समांतर संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम होता है। अगर हम इसको जोड़ें, सबका प्रतिरोध जोड़ने के बाद भी हम देखेंगे कि जो सबसे कम प्रतिरोध है और जो टोटल प्रतिरोध हम निकालेंगे उसका मान कम से भी कम आएगा, मतलब न्यूनतम होता है। सही है, ये न्यूनतम होता, तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम आता है। सही, चलो अब हम प्रश्न के, ये तीनों बातें आपके समझ में आ गई होंगी। हम प्रश्न के अगले हिस्से में बढ़ते हैं। क्या क्या दिया है भाई, देखो दे रखा है, ये समांतर क्रम में परिपथ का जो प्रतिरोध लगे हुए समांतर क्रम में, तो एक के ऊपर एक लगे हुए, तो इनको हम जोड़ लेते हैं। पहले प्रतिरोधों को आपको देखना चाहिए कि वो किस क्रम से, और हम इसको जोड़ लेंगे। अगर श्रेणी क्रम का है, श्रेणी क्रम का मतलब एक के पीछे एक है, एक के पीछे तो एक है नहीं, ऊपर नीचे एक के ऊपर नीचे लगे हुए हैं, इसका मतलब ये कैसा है, समांतर क्रम का। हम सूत्र लगाएं, करें अपना सवाल। देखो पहले
इसके लिए धारा देखें, इसके लिए धारा देखें, इसके लिए धारा, तो मैं प्रथम प्रतिरोध के लिए निकाल रहा हूँ। प्रथम प्रतिरोध, प्रतिरोध के लिए धारा I1 कितना आएगा, जबकि V का मान यहाँ दे रखा है, टोटल है 8 वोल्ट। सही है भाई। देखो तो यहाँ पर कितना आएगा और R का मान कितना है, R1 कितना है, यहाँ पर R1 दे रखा है 8 ओम, 8 ओम, ये ओम हो गया। क्योंकि हम जानते हैं ओम के नियम से, क्या जानते हैं, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, और मैं I निकाल रहा हूँ तो ये R नीचे जाएगा, तो पहला प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, V/R1। बात आ गई होगी समझ में। ये क्या है, ओम का नियम, ये है ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम से कर रहे हैं हम ये। तो देखो R तो आ जाएगा नहीं, तो I1 कितना हो जाएगा, I1 बराबर V का मान हो गया 8 और R1 मतलब प्रथम प्रतिरोध कितना है 8, तो 8 एकन 8, तो ये धारा का मान तो बहुत बढ़िया आया निकल के। कितना आया, 1 एम्पियर। एम्पियर को हम लिख रहे हैं ए से डिनोट करते हैं, या हिंदी में लिख दीजिए भाई एम्पियर। सही करा, एम्पियर। अब देखें दूसरे प्रतिरोध के लिए निकालना है। द्वितीय प्रतिरोध कौन सा है भाई, देखो द्वितीय प्रतिरोध के लिए कौन सी धारा, धारा दूसरी वाली ना, I2। V वही रहेगा, V चेंज नहीं हो रहा है, सिरे नहीं बदल रहे हैं इसके। तो कितना हो जाएगा R2 मतलब दूसरा प्रतिरोध, तो I2 बराबर V का मान 8 ही है, और R2 कितना है, देख लो R2 कितना दिया है, R2 कितना है 12, तो 12 लिखें। काट लो भाई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आ गया 2/3। अगर हम भाग करते हैं तो दशमलव आएगा, 0 बढ़ेगा, 3 छंग 18, फिर ऐसे ही आएगा, 3 छंग 18, फिर ऐसे ही आएगा। इसका मतलब कितना आ गया 0.666 आएगा, या हम कह सकते हैं 0.67 एम्पियर, या लिख सकते हैं हम ये एम्पियर। ठीक है। अब दूसरा देखें, एक बात तो हो गई पहली वाली धारा, दूसरे प्रतिरोध की। अब तीसरे प्रतिरोध की और निकाल लेते हैं भाई। तीसरे की क्या है, तृतीय प्रतिरोध के लिए। तृतीय प्रतिरोध के, बढ़िया सवाल है देखो भाई, ये धारा कौन सी है, धारा लिखो, धारा लिखने से रह गया यहाँ पर, धारा लिख लेना अपने आप। ठीक है, धारा I3, V बदल नहीं रहा है, R बदल रहा है, कितना हो गया I3, V का मान 8 और R3 का मान कितना है, देखो 24। काट लो इसे, 8 एकन 8, 8 तिया 24, काट लिया, कितना रह गया 1/3। या फिर हम भाग करेंगे, दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, 3 तिया 9, फिर एक आएगा 3 तिया 9, फिर आएगा 3 तिया 9, तो ये 0.333। अब भाई तीनों प्रतिरोध के लिए धाराएं हमने पहले के लिए निकाली, दूसरे के लिए निकाली, तीसरे के लिए ये निकाली। एम्पियर में लिखें या हिंदी में लिखें एम्पियर, समझ में आ गया होगा। तीनों के लिए धारा हमने अलग अलग निकाली। अब उसने कहा है परिपथ में संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए तो हमने अलग अलग निकाल ली, और संपूर्ण धारा कितनी हो जाएगी, फिर संपूर्ण के लिए ये हो जाएगी, देखो संपूर्ण धारा, टोटल धारा का जोड़ कितना हो जाएगा, I बराबर I1, I2 और I3। पहले के लिए तो लिख लिए 1, तो 1 तो हम लिख लें ये, और दूसरे के लिए कितने लिख लिए 0.67, 6766 से आ रहा है, 0.5 से तो ऊपर आ रहा है ना, तो ये वाला मान ऐसे ही बढ़ता, तो ये वाला मान हम बढ़ा लेते हैं, 6 से 7 कर लेते हैं, तो 6-7 हमने कर लिया ये। ठीक है, दूसरा क्या है 0.33, सबको जोड़ लेते हैं हम, देखो जोड़ लेते हैं भाई, देखो जोड़ना तो सबसे ही आता है, मुझसे ही थोड़ी आता है।
क्यों भाई, 7 3 10, 7 3 10 और ये हो गया आपके 2 एम्पियर धारा आ गई। टोटल कितनी हो गई, 2 एम्पियर। ये एम्पियर जो है धारा का मात्रक है। क्या है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर भाई। ये आई की टोटल वैल्यू ये आ गई। देखो ये, अब तुम खुद देखो, यहाँ अलग अलग देख सकते हो कि अगर 8 ओम था प्रतिरोध तो धारा का मान तो 1 आया, बड़ा आया भाई। और 12 था तो थोड़ा सा और क्या हो गया, कम हो गया। और 24 प्रतिरोध था तो प्रतिरोध का मान तो बढ़ गया, तो धारा का मान और कम हो गया। इसलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि धाराएं प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ये बहुविकल्पी के प्रश्न भी हो सकते हैं, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, कि प्रतिरोध कैसा होता है, समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों का बीच विभवांतर कैसा होता है, समान होता है भाई। अगर तभी तो लगाते हैं, जब घरों में जो लाइट फिट होती है, बिजली फिट होती है, वो समांतर क्रम से ही फिट होती है। क्योंकि अलग अलग कमरों में जब लाइट जाती है तो समान रूप से जाती है, क्योंकि वोल्टेज उसके कैसे होते हैं, समान होते हैं। सिरा उसका एक ही होता है। सिरे बदलने पर विभवांतर बदल जाता है। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।